डायबिटीज जो है वो सारी दुनिया भर में लीडिंग कॉज है किडनी फेलियर का। टाइप 2 में यू हैव टू वेरी विजिलेंट, बड़ा हमें मतलब कि डॉक्टर को बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है। नॉर्मल ग्लूकोज और डायबिटीज के लेवल के बीच की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल भी नहीं है और डायबिटीज की रेंज में भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा। उस कंडीशन को हम प्री डायबिटीज बोलते हैं। इसका कॉज क्या होता है कि लोग डायबिटिक हो जाते हैं? जैसे कि जेनेटिक तो होता ही है, बट उसके अलावा क्वेश्चन था ये लोगों का कि वो इफ दे आर डायबिटिक तो अल्कोहल कंजम्पशन कितना गलत है उनके लिए। और दिक्कत क्या इसके साथ आती है अल्कोहल के साथ कि ये अल्कोहल में कैलोरीज होती हैं जी, तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उतनी कैलोरीज कहीं ना कहीं कट करनी पड़ेगी या बर्न करनी पड़ेगी या कट करनी पड़ेगी। राइट। नमस्ते एंड वेलकम टू समाचार फर्स्ट। मैं हूं जसवी चौहान और आज आप हमसे जुड़ रहे हैं हमारे स्पेशल शो जान है तो जहान है में। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू मैम। डायबिटीज हो चाहे पीलिया हो, फेफड़ों के रोगों का इलाज हो चाहे उच्च रक्तचाप हो, थायराइड, अस्थमा, मलेरिया, डेंगू, निमोनिया, डायरिया, टीबी जैसे सभी प्रकार के संक्रामक रोगों का इलाज डॉक्टर कैलाश करते हैं। डॉक्टर कैलाश ने प्रदेश के सबसे बड़े टांडा मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं समाप्त कर फोर्टिस अस्पताल को ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो मैं मैडम जसी का और समाचार फर्स्ट का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे डायबिटीज जैसे इम्पोर्टेंट विषय पर बोलने का मौका दिया। तो अब मैं क्वेश्चंस के लिए तैयार हूँ मैडम, क्वेश्चंस पूछिए। तो थैंक्स टू यू कि आपने अग्री किया हमारे साथ ये करने के लिए, आपने बिजी शेड्यूल के बावजूद। तो सर सिंस आज हम डायबिटीज की बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को यही बताएं कि डायबिटीज होता क्या है, क्योंकि डायबिटीज पता सबको है आजकल, ऑलमोस्ट मतलब बहुत लोगों को डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, सभी के घर में कोई ना कोई होता है, लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी के साथ किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या होता है। एटलीस्ट मेरी जनरेशन के लोगों को नहीं पता है। डायबिटीज़ को अगर हम सीधे से समझें तो ऐसा सोच सकते हैं कि जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, तो उसी को हम डायबिटीज़ मान सकते हैं। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल किसी एक स्टेज के ऊपर बढ़ा, मतलब कि नॉर्मल से बढ़ा ऊपर, तो पेशेंट हुआ डायबिटीज़ हो जाएगा। सर ये बॉडी को एग्जैक्टली कैसे अफेक्ट करता है? ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गए तो उससे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होता है और वो कैसे वो अनकंफर्टेबल हो जाता है हमारे लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए? डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस तो न्यूमरस हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे जब ये डायबिटीज़ हमारे शरीर में लंबे टाइम तक समय तक रहती है तो कई किस्म की बीमारियों को ये न्योता देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी किडनीज़ को अफेक्ट कर सकती हैं। तो डायबिटीज़ जो है वो सारी दुनिया भर में लीडिंग कॉज है किडनी फेलियर का। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक, अगर हम डायबिटीज़ को ठीक से ट्रीट ना करें तो किडनी फेलियर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है। उसके अलावा ये आँखों को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करती है, रेटिना को, पर्टिकुलरली रेटिना जो पीछे हमारा पर्दा होता है आँखों में, उसको अफेक्ट करती है वो। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटेबल कॉज है फॉर प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, जिस ब्लाइंडनेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उसको हम ध्यान से नहीं ट्रीट करें या देखें नहीं। उसके अलावा ये हमारी नसों पे, नर्व्स पे बहुत बुरा असर डाल सकती है। न्यूरोपैथी बोलते हैं उसको, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी है, ये क्रेनियल न्यूरोपैथी भी कर सकती है ये। उसके अलावा हमारे, आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक फुट बोलते हैं हम, पैर में इन्फेक्शन हो जाती है और वो ठीक ही नहीं होती। उसकी वजह से कई बार हमें पाँव को, टांग को काटना पड़ता है। इस तरह से डिसेबिलिटी प्रोड्यूस कर सकती है डायबिटीज़ किसी भी पेशेंट को। इसके अलावा और कई किस्म की प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकती है। कई इन्फेक्शंस को न्योता दे सकती है, जैसे टीबी है, यूरिनरी पेशाब की इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं जो कि नॉर्मल आदमी को नहीं होती हैं, मतलब कि तो डायबिटिक पेशेंट्स उनको ज़्यादा प्रोन हो जाता है। और डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो उनमें हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ होती है जिसमें कि हमारे खून की नसें जो हैं हमारी खून को नीचे टांगों में ले जाती हैं, वो तंग हो जाती हैं, तो ब्लड की सप्लाई टांगों को कम हो जाती है, उसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ बोलते हैं। उसके अलावा स्ट्रोक के लिए मेजर कंट्रीब्यूटर है डायबिटीज़। तो सर इस तरह से कई ढंग से ये जो है डायबिटीज़ जो है, अगर इसको हम ठीक से कंट्रोल ना रखें और ठीक से उसका इलाज ना करें तो कई किस्म से हमारी शरीर को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सर हम ऐसा कह सकते हैं कि डायबिटीज़ एक तरह से कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है बाकी डिजीज़ेस होने के लिए?
हाँ, डायबिटीज़ जो है रिस्क फैक्टर, मतलब बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर जो है फॉर, मतलब कि ऑल दी, अगर डायबिटीज़ को अगर हम कंट्रोल में ठीक से कर लें तब अच्छी बात है, अगर कंट्रोल में ना करें और ठीक से इसका इलाज ना करें तो इस तरह की कई किस्म की प्रॉब्लम जो है मरीज को फेस करनी पड़ सकती है। ओके सर, तो डायबिटीज़ जो होती है वो उसके कोई टाइप्स भी होते हैं या फिर इज इट जस्ट एक ही तरह का होता है कि डायबिटीज़? टाइप लोगों के जानने के लिए तो सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि 2 किस्म के डायबिटीज़ भी उनको पता हो तो काफ़ी हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब कि ना, तो इसमें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो कॉमन लोगों को शायद उनको पता भी होगा इसके बारे में। इसके अलावा और कई किस्म की डायबिटीज़ है, जैसे एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान होता है। जैसे लेडी जो है बच्चे को डिलीवर कर देती है तो वो डायबिटीज़ डिसअपीयर हो जाता है। उसी तरह से और भी हैं, मोनोजेनिक डायबिटीज़ हैं और सेकेंडरी डायबिटीज़ हैं, मतलब पेनक्रियाज की डिजीज़ की वजह से कई डायबिटीज़ हैं। कुछ ड्रग्स हैं वो भी डायबिटीज़ करती हैं, पर वो तो डॉक्टर के देखने की बातें हैं। जी। आम पब्लिक के लिए सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट मानी जा सकती है मेरे हिसाब से। राइट सर, ऐसे कोई कॉमन सिम्टम्स होते होंगे आई एम श्योर डायबिटीज़ के, जो लोगों को, जो आपको लगता है कि लोगों को अवेयर होना चाहिए उनके बारे में? हाँ, ये भी बहुत ही मुश्किल सवाल है। इसमें बेसिकली बात ये है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जी, तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं उनसे तो पेशेंट जल्दी प्रेजेंट कर जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे मरीज को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, पेशाब आएगा, रात को पेशाब आ सकता है बहुत ज़्यादा, तो पेशेंट जल्द, वेट लूज़ हो सकता है उसका, तो पेशेंट जल्दी ही आ जाता है, मतलब कि। पर टाइप 2 डायबिटीज़ में कई बारी जो है पेशेंट को बीमारी चलती रहती है और उसको भी पता भी नहीं होता, और कई तरीके हैं जिनसे वो कई बारी हमारे पास आते हैं, तो तब हम उनका टेस्ट करते हैं। तो जैसे सपोज करो किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गई है जी, पर्टिकुलरली औरतों के वेजाइनल कैंडिडियासिस बोलते हैं जी, उसको, वो हो जाती है तो हम जब टेस्ट करते हैं तो डायबिटीज़ निकल आती है उनको। किसी को ओरल थ्रस्ट हो जाती है, मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, तो हम देखते हैं उसका डायबिटीज़ का टेस्ट करते हैं, डायबिटीज़ पॉजिटिव हो जाती है। कई बार पेशेंट बोलता है कि मेरा जख्म ही हील नहीं हो रहा है जी, तो जख्म हील नहीं हो रहा है तो शुगर को चेक करते हैं तो डायबिटीज़ आ जाती है। कई लोगों को बार बार फोड़े होते हैं, फ्रंकल्स होते रहते हैं जी, तो उस तरह से मतलब कि कई लोगों को इम्पोर्टेंस से आ जाती है कई बार, जब चेक करते हैं तो डायबिटीज़ उसका काज होता है। तो कई तरीके हैं जिनसे कि डायबिटीज़ जो है आपके पास, कई बार पेशेंट जो है टीबी से आता है, अब टीबी में मैंडेटरी है कि शुगर को चेक करना है, शुगर चेक करते हैं तो शुगर आ जाती है उनमें। तो इस तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ कैन प्रेजेंट इन मेनी वे, बहुत सारे तरीकों से ये प्रेजेंट कर सकती है, मतलब कि तो उसमें मतलब कि जो ये टाइप 1 के सिम्टम्स हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो मतलब कि टाइप 1 का जल्दी सिम्टम के हिसाब से पता लगाना, और टाइप 1 में जल्दी पता लग जाएगा। टाइप 2 में यू हैव टू वेरी विजिलेंट, बड़ा हमें मतलब कि डॉक्टर को बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है। आई थिंक सीवियर भी ज़्यादा टाइप 2 ही होता होगा। नहीं, सीवियर नहीं, पर इट इज़ मोर कॉमन। अच्छा, हाँ, मोर देन 9, जो भी हम डायबिटीज़ के पेशेंट देख रहे हैं तो मोर देन 90% पेशेंट जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं, और लेस देन 10% जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं। सर, तो जैसे आपने बोला कि डिटेक्ट करना टाइप 2 इज़ अ बिट डिफिकल्ट, तो ऐसे मतलब थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है। विजिलेंट इन द सेंस कि यू शुड बी मोर, मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करें। ये मुश्किल नहीं है पता लगाना, टेस्ट ही करना है हमने, बस टेस्ट करेंगे तो पता लग जाएगा, पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करेंगे तो पता लग जाएगा। ओके सर, ऐसे कोई रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, टेस्ट जो लोगों को करानी चाहिए, डू यू रेकमेंड कि रेगुलरली लोगों को ऐसे कोई चेकअप्स करानी चाहिए जिससे पता चल जाए कि अगर उन्हें डायबिटीज़ हो गया है? डायबिटीज़ का तो ऐसे है ना कि हमारे को कौन से पेशेंट्स को, हमारे पास एक लिस्ट है जी, मतलब कि कौन से पेशेंट्स को हमें स्क्रीन करना चाहिए। ओके, ठीक है ना जी, तो उन पेशेंट्स में हम स्क्रीनिंग करते रहते हैं। जैसे सपोज कोई पेशेंट्स हैं जो ओवरवेट हैं जी, जिनका वेट ज़्यादा है, या ओवीज हैं जिनको मोटापा हो गया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को मतलब कि जैसे हमारा एक BMI हमारे पास एक कैलकुलेशन होती है ना, बॉडी मास इंडेक्स है ना, तो एशियन में अगर वो 23 से ज़्यादा है तो एक पॉइंट, मतलब उन पेशेंट्स को हम बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर उनमें देखते हैं कि उन पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है डायबिटीज़ की। सपोज करो कोई किसी का, उसके फादर मदर या उसके सिबलिंग जो हैं उनमें डायबिटीज़ है, तो वो एक मतलब स्क्रीनिंग के लिए वो एक इंडिकेशन बन जाती है। या पेशेंट को किसी को हाइपरटेंशन है, ऐसे BMI जिसका हाई है, उनको भी इंडिकेशन बन जाती है स्क्रीनिंग के लिए।
फिर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जैसे लिपिड्स कई बार खराब होते हैं, हमारे टीजी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए होते हैं, एचडीएल कम होता है, ऐसे पेशेंट्स की हम जो है वो भी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। तो इस तरह की एक तो ये हो गया मतलब कि जो हमारे पास ओबीज पेशेंट्स हैं मतलब कि या फैमिली हिस्ट्री जिनके हैं। दूसरी कैटेगरी ये हो सकती है कि कोई जेस्टेशनल डायबिटीज़ है जी, है ना, तो वो ठीक हो गया है, पर उसके बाद उस लेडी को बाद में डायबिटीज़ डेवलप, टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। Okay. तो उसको हम रेगुलर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। Okay. ठीक है। और तीसरा जो है मेन जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एक देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड प्री डायबिटीज़, है ना। वो क्या है, नॉर्मल ग्लूकोज और डायबिटीज़ के लेवल के बीच की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल भी नहीं है और डायबिटीज़ की रेंज में भी नहीं आ रहे हैं। उस कंडीशन को हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। तो अगर जिन पेशेंट को ये प्री डायबिटीज़ है उनको भी अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग जो है शुगर की करवानी चाहिए। ठीक है। तो ये हम मतलब कि लोग हैं उनको, और फिर अगर स्मोकर इनमें से कुछ भी नहीं है आपको, तो जो भी 45 साल की उम्र के हो गए हैं उससे ऊपर लोग हैं उनको रेगुलरली अपनी जो है शुगर जो है चेक करना, मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो उसके लिए वो उनके लिए फिर ये अच्छा रहेगा मतलब कि तब डिटेक्शन काफ़ी अच्छी हो सकती है। ठीक है सर। तो ये तो हमने जैसे बात की कि डायबिटीज़ हो गया है तो उसके बाद का कैसे डिटेक्ट होता है, क्या होता है सर? इस डायबिटीज़ प्रिवेंटेबल, लाइक लोग ऐसी कुछ फूड हैबिट्स डेवलप करके, या फिर इसका कॉज क्या होता है कि लोग डायबिटिक हो जाते हैं? जैसे कि जेनेटिक तो होता ही है, बट उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे मेन दो किस्म की हमारे पास डायबिटीज़ है ना जी। एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ है जी। टाइप 1 डायबिटीज़ क्यों होता है? ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसी बीमारी हमारे पास हो जाती है जिससे कि बॉडी जो है अपनी जो सेल हैं उसकी, अपने जो टिश्यू हैं उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। अब इंसुलिन कहाँ से बनता है? पेनक्रियास से। पेनक्रियास में आइलेट बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल्स जहाँ से कि इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो क्या इस बीमारी में टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि उन पेनक्रियास नेगेटिव बीटा सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और एंटीबॉडी जब बन जाती है तो उनको सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इंसुलिन जो बनना बंद हो जाता है और पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है ना। ये टाइप 1 डायबिटीज़ का कारण ऑटो इम्यूनिटी है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। है ना। वो क्या है कि दैट इज वो इंटरप्ले है बिटवीन जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है ना जी। तो उसमें फैमिली हिस्ट्री जो है इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्योंकि अब जेनेटिक्स को तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे हम बताए ओबेसिटी है। हाँ जी, ठीक है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ये जो चीज़ें हैं ये जो है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो पार्ट प्ले करेंगे मतलब कि शुगर की मतलब डायबिटीज़ की डेवलपमेंट के लिए। और यही जो आपका दूसरा सवाल है उसका भी आंसर इसी में छिपा हुआ है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, अब टाइप 1 को तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कि किसको ऑटोइम्यूनिटी होनी है मतलब कि, है ना। पर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है उसमें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप कि अगर स्मोकर हम अपने वेट को कंट्रोल करें, अपने खान पान को ठीक रखें, ये जो फैट फूड्स हैं ये ना खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, BMI को कंट्रोल करके रखें, तो ये हो सकता है कि या तो हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं या उसकी डेवलपमेंट को डिले कर सकते हैं। दो चीज़ें समझ रहे हैं ना, या तो बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। तो इसके अलावा चलो वो लोगों के फ़ायदे की बात नहीं है, कुछ एक दवाइयाँ भी हैं जो कि हम शायद यूज़ करें, प्री डायबिटीज़ में यूज़ करें, तो वो भी कुछ लोग बोलते हैं कि उनके यूज़ से भी मतलब कि जो डायबिटीज़ को हम जो है मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं मतलब कि, है ना। पर वो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारी ये लाइफस्टाइल जो है हमारा ना जी, खान पान है कैसा है हमारा, हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कि नहीं करते हैं, वेट को मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, या तो प्रिवेंट कर सकती हैं या उसकी डेवलपमेंट को डिले कर सकती हैं। राइट सर, एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो क्या होता है और उसका डायबिटीज़ से मतलब कैसे रेलेवेंस है? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि जैसे क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि खाना खाने के बाद हमारे खून में जो है ब्लड शुगर लेवल जो है जंप करता है जी, बढ़ेगा वो, है ना जी। तो वो कितनी तेजी से, कौन से खाना खाने से कितनी तेजी से वो शुगर बढ़ेगा, वो एक उसको आप मान सकते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जैसे सपोज करो आप मतलब के
चीनी खाते हैं जी, है ना जी, तो क्या होगा कि सुक्रोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 100 हो, मतलब एकदम से वो जो खाना खाने के बाद जो ज़्यादा पीक ले लेगा वो शुगर ब्लड में। एक दूसरी तरफ आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, उससे कम पीक लेगा वो, जी, ठीक है ना। तो मतलब कि ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स का ये हमारे को फ़ायदा होगा कि हम ऐसे फूड्स को चूज करेंगे जिनका कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो कम हो, राइट। तो हमारी वो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में वो वैसे फूड जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जी। सर दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा डायबिटीज़ के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आजकल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ और इस पे बड़ा फोकस किया जा रहा है, तो क्या डायबिटीज़ को के मैनेजमेंट के टाइम पर ये स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ और इन सब चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट बिल्कुल, पे? अवश्य ऐसे है ना। स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस में आपने देखा होगा कि स्ट्रेस में हमारे 2 किस्म के हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, वो रिलीज होते हैं ना, एक एड्रेनलिन होता है, एक कैटेकोलामीन्स होते हैं जी। तो ऐसे है कि वो ऐसे एक्यूट स्ट्रेस हो वो तो उसके लिए बनाए हुए हैं। जैसे एक्यूट स्ट्रेस तो कभी भी किसी को हो सकती है ना जी, तो वो तब तो हेल्पफुल हो जाते हैं। पर अगर वो यही स्ट्रेस हमारे को क्रॉनिक लंबे समय तक वही स्ट्रेस चलती रहती है हमारे पास, तो ये जो हार्मोन्स हैं ये शुगर के लेवल को शरीर में बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इनको कंट्रोल कर पाते हैं तो हमारे को डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब इनको कैसे कंट्रोल में करना है, तो इसमें मतलब कि जो है हमारे को योगा है, मेडिटेशन है, ठीक है ना, और अच्छी मतलब कि म्यूज़िक जैसे है, म्यूज़िक सुन सकते हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उससे अगर ये स्ट्रेस लेवल को हम रिड्यूस कर पाएँ तो हमारे लिए डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। राइट सर। सर अल्कोहल का कंजम्पशन जो होता है वो मतलब शुगरी जो बेवरेजेस होते हैं, स्नैक्स होते हैं, मतलब पता है कहीं ना कहीं कि गलत ही है, लेकिन कितना गलत है? क्योंकि क्वेश्चन था ये लोगों का कि वो इफ़ दे आर डायबिटिक तो अल्कोहल कंजम्पशन कितना गलत है उनके लिए और क्यों उनको नहीं करना चाहिए? जो शुगरी बेवरेजेस है ना वो तो उनका तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, वो तो नहीं लेना है, वो तो अंडरस्टूड ही है, मेरे नाम ही बता रहा है कि उसको तो नहीं लेना है। अब अल्कोहल के बारे में ऐसा एज पर मतलब कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन तो ऐसा है कि मतलब कि अगर कोई लेना चाहता है तो फीमेल जो है एक पैक जी, और जो मेल है वो 2 पैक ए डे। ये तो हमने बहुत ही स्पेसिफिक। पर इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या आती है इसके साथ, कि मतलब कि जो भी अल्कोहल है जी, उसमें ये विस्की की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कि विस्की का पैक जो बता रहा हूँ, विस्की का, वाइन का और बियर का अलग अलग होंगे मतलब के, है ना। तो इसका दिक्कत क्या इसके साथ आती है अल्कोहल के साथ कि ये अल्कोहल में कैलोरीज होती हैं जी, तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उतनी कैलोरीज कहीं ना कहीं कट करनी पड़ेगी या बर्न करनी पड़ेगी या कट करनी पड़ेगी कहीं। राइट। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है अल्कोहल के साथ कि जब हम अल्कोहल ले रहे हैं तो उसके साथ खूब खा रहे हैं, हाँ जी, तो उस तरह से फिर तब वो जो है वो उसका नुकसान जो है वो हम सोच रहे हैं कि फायदा होगा पर हो उसका नुकसान रहा है। तो अगर कोई मतलब कि समझदारी से अल्कोहल का यूज करता है और एक लिमिटेड अमाउंट में लेता है अल्कोहल, जैसे एज पर रिकमेंडेशंस की फीमेल 1 आध पैक ले लिया डेली और मेल्स जो है 2 पैक ले लिया मतलब डेली, तब तो शायद इतना नुकसान ना करे, हो सकता है फायदा भी करे, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए फायदा भी कर सकती है ना। पर अगर इस लिमिट को हम क्रॉस करते हैं तो फिर नुकसान है। तो सर एक तरह से अगर हम ये देखें कि हम अल्कोहल के साथ क्या कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम उसे मॉडरेशन में करें और मतलब के और देखें कि हम उस लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैठने हैं 1 पैक लगाने और पी लिए 5 पैक तो फिर मुश्किल हो जाएगा फिर। राइट सर, जैसे जो लोग ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंटली काम के लिए या कुछ ट्रैवलर्स हैं या जो भी है ट्रैवल कर रहा है अगर कोई और वो डायबिटिक है तो उसके लिए कुछ टिप्स होंगे कि वो कैसे उस टाइम पे अपना ध्यान रखे और डायबिटीज मैनेज करे? ऐसे है इसमें कि एक CDC है हमारा अमेरिकन है ना, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उसने ना एक 21 पॉइंट की एक एडवाइजरी जारी की है, मतलब कि ट्रैवलर्स के लिए ना वो अवेलेबल है, मतलब कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो अगर उसको मतलब कि जो भी ट्रैवलर अगर जो पढ़े लिखे हैं वो तो उसको फॉलो कर, जैसे मैं मोटी मोटी आपको जैसे बात बताता हूँ, 2-4 बातें बताता हूँ जैसे उसमें। तो जैसे इसको करो किसी आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो कम से कम अपने डॉक्टर से आप जाके मिल लो पहले कि आप उस ट्रैवल करने के लिए फिट हो कि नहीं हो, एक तो ये बात इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आप जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ स्टे करेंगे
तो कम से कम वहाँ पता तो कर लो कि वहाँ पे कोई फार्मेसी अवेलेबल है अगर आपको दवाई की ज़रूरत पड़ जाती है, या वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल है कि अगर आपको किसी मेडिकल हेल्थ की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप वो ले पाते हैं कि नहीं, अवेलेबल है आपको कि नहीं है। फिर से वो करो, आप मतलब कि ट्रैवल कर रहे हैं, दवाइयाँ अपनी जो है थोड़ी डबल, अभी थोड़ी कम, पूरी मत डालो, थोड़ी ज़्यादा डाल लो, स्टॉक रखो। आप कहीं स्टकअप हो गए, कहीं रुक गए किसी वजह से, तो आपको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आपके पास स्टॉक तो नहीं, मतलब ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा आप ये करो कि वहाँ पे जाने की अपनी मील की प्लानिंग देखो, है ना। जैसे आपने कहीं भी जाना है, एरोप्लेन में जाना है, तो आपने मील के लिए बुक करना है, तो पहले उसको बता दो कि मेरे को इस किस्म का मील चाहिए, राइट। अदरवाइज आप मील में जो एक्सेस करते जाएंगे आपकी शुगर बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। कई बार क्या हो जाता है कि हम ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं ट्रैवल के टाइम में, कहीं सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो 10 किलोमीटर पैदल ही चल लिए और आप इंसुलिन ले रहे हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे, अपनी लिमिट एक्सीड कर देते हैं। हाँ, तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में, बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल के टाइम में बहुत सारी चीज़ें बेसिकली ध्यान में रखनी है। तो मेरी तो अब इतने समय की भी कंस्ट्रेंट रहती है इस बात करने में, तो मेरी तो ये सबसे ये गुजारिश रहेगी कि अगर कोई ट्रैवलिंग करना चाहता है तो CDC की गाइडलाइंस को एक बार पढ़ ले, वो उनको फॉलो करेंगे तो उनको दिक्कतें कम आएंगी, अदरवाइज हो सकता है कि रास्ते में उनको दिक्कतें आएँ। ऐसे तो नहीं है, ट्रैवल तो कर सकते हैं। वैसे दवाइयों का रहता है, जैसे कि इंसुलिन वगैरह जो होते हैं वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में भी रखने होते हैं। जैसे आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर AC नहीं है आपकी कार और गर्म हो गया है तो इंसुलिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो आप लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं करेगा। कई किस्म की मतलब के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो अच्छे से पहले डिस्कस कर लें अपने डॉक्टर से या CDC की गाइडलाइंस को फॉलो कर लें, तो मेरे ख्याल में वो अच्छा रहेगा उनके लिए। राइट सर, तो बेसिकली सर वही मतलब कि अवेयर होकर ट्रैवल करें, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग ऑन योर ट्रिप, राइट। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मोकिंग वैसे तो बहुत ही मतलब हर तरह से एक ख़राब प्रैक्टिस है, एक ख़राब आदत है, पर जो लोग डायबिटिक हैं, क्योंकि हमारा आज का सेशन पूरा डायबिटीज़ के ऊपर है, हमने एक बार रिसेंटली हमारे कार्डियोलॉजी के सेशन में भी इस बारे में बात की थी कि हार्ट के लिए कितना ख़राब है। सो आई वांट कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि स्मोकिंग अगर वो डायबिटिक हैं और फिर भी कर रहे हैं तो हाउ बैड इज़ इट? वेरी बैड, इन द सेंस कि सबसे पहले तो डायबिटीज़ होने से पहले भी स्मोकिंग बैड है। अगर आप प्रीडिस्पोज्ड हैं डायबिटीज़ के लिए, सपोज करो आप एट रिस्क टू डेवलप डायबिटीज़ है, तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको 35 to 40% मोर चांसेस ऑफ हैं कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी एज कम्पेयर टू ए पर्सन जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना जी। क्योंकि उसमें एक निकोटीन होता है मतलब के सिगरेट्स में ना जी, जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, वो इन्फ्लेमेशन करता है। तो एक तो डायबिटीज़, अगर आप एट रिस्क फॉर डायबिटीज़ हैं तो आपको डायबिटीज़ के डेवलप होने का बहुत ज़्यादा रिस्क 35 to 40% रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि स्मोकिंग, डायबिटीज़ इज ए रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, स्ट्रोक। स्मोकिंग इज आल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। तो एक रिस्क फैक्टर के ऊपर आप एक और रिस्क फैक्टर ऐड कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो दैट इज डेंजरस, है ना। तो स्मोकिंग तो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में अच्छी नहीं मानी जा सकती है। बिल्कुल छोड़ना चाहिए स्मोकिंग, किसी को भी नहीं करनी चाहिए स्मोकिंग। मैं तो कहता हूँ स्मोकिंग सबसे गंदी आदतों में से एक आदत मैं तो मानता हूँ कि सबसे गंदी आदत है ये स्मोकिंग। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल अलाउड नहीं होनी चाहिए डायबिटीज़ के लिए। राइट सर। सर एक आजकल वेप्स आने लगे हैं डिवाइसेस, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ सर, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट। वो तो चलो, वो तो जो स्मोकिंग सिजेशन प्रोग्राम्स है ना बेसिकली, उनमें चलो उनको मतलब के, पर ज़्यादातर लोग वी डोंट एडवाइज, साइंटिफिकली इट्स नॉट एडवाइजेबल। ठीक है सर। सर जैसे कि किसी को रिसेंटली अभी डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए कि अगर रिसेंट है तो उसकी बढ़े ना और सिवियर ना हो? वो तो ऐसे मतलब कि वो तो अपने डॉक्टर को दिखाए, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा उसके लिए कि क्या बेस्ट रहेगा, मतलब कि ना कि कितने लेवल हैं ब्लड शुगर के, कितने लेवल्स हैं, अभी उसको सिर्फ डाइट कंट्रोल पे रहना है कि उसको दवाइयाँ भी लेनी हैं, क्या करना है। वो तो जो इसका फिजिशियन होगा वो देखेगा, उसका सारा ओवरऑल उसको देखेगा, फिर डिसाइड करेगा कि बट कुड बी द बेस्ट फॉर। कई बार ये होता है कि हम 2-2, 3-3 महीने उनको दवाई भी नहीं देते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो,
तो हो जी। सकता है कि उसी से उसका कई बार उसी से ठीक हो जाती है शुगर, पर वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा। इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है वो, ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, जनरल बात नहीं कर सकते सभी के लिए। वो सिर्फ डॉक्टर जो है, वो पेशेंट का जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा इसके बारे में। राइट सर। सर थैंक यू सो मच हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। हमारे ऑडियंस के इतने सारे डाउट्स आपने आज इतनी इजी लैंग्वेज में क्लियर कर दिया। मेरे खुद के पर्सनली बहुत सारे डाउट्स आपने क्लियर किए हैं। ऑल्सो सर आई वुड रिक्वेस्ट कि फ्यूचर में कभी हम आपके बाकी जो आपके स्पेशलाइजेशंस हैं उनके ऊपर भी कभी बात करें, बिकॉज बहुत ही हेल्पफुल और थॉट प्रोवोकिंग एक तरह से आज का सेशन था। सो थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस विद अस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।